अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाइट एडिशन। मैं हूं फैसल अब्बासी। शाजिया जीशान ये प्रोग्राम होस्ट किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुशावरत करके बड़े जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए हैं। इन फैसलों से शॉर्ट टर्म में मुश्किलात आएंगी, लेकिन जल्द ही इन मुश्किलात से निकल आएंगे। उन्होंने कहा है कि हुकूमत संभालने के बाद हमारे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि इलेक्शन इस्लाहात करने के बाद इंतखाबात की तरफ चले जाते, और दूसरा रास्ता ये था कि सख्त फैसले करते और पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को बचा लेते। लिहाजा हमने ज़मीर की आवाज़ पर मुल्की मईशत को बचाने का फैसला किया। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमेशा गरीब ने कुर्बानी दी है, जबकि अब इसार करने की बारी साहिब हैसियत लोगों की है। उन्होंने 10% बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का भी कह दिया है। जबकि दूसरी तरफ बजट पर बहस समेटते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क अब डिफ़ॉल्ट के रास्ते पर नहीं है, क्योंकि ये तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं कौम को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मुश्किल फ़ैसले करके हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया है कि इस हुकूमत के पास पैसे हैं, मगर अवाम को रिलीफ ना देने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मईशत के ख़राब हालात को देखते हुए खामोशी में आफियत जान रही है, क्योंकि एक लंबी अवामी राब्ता मुहिम के बाद हकीकी आज़ादी मार्च करने के बाद ना सिर्फ 6 रोज़ का अल्टीमेटम ख़त्म हो गया, बल्कि एहतजाज के लिए अदालत के इजाज़तनामे की शर्त भी लगा दी। अगरचे तहरीक इंसाफ अपने रिजीम चेंज में अमरीकी साजिश पर समझौता करने को तैयार नहीं। हालांकि हुकूमत तो हुकूमत, पाक फ़ौज भी कम अज़ कम 3 बार इस बात की वजाहत कर चुकी है कि कोई साजिश नहीं हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि घर में डाका पड़ रहा हो तो चौकीदार कैसे न्यूट्रल हो सकता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के खिलाफ इस मामले को लेकर मुहिम जुई अभी तक रुकी नहीं है। मौजूदा हुकूमत, जिसे अवाम का दर्द है, लेकिन पेट्रोल की कीमत 234 रुपए पर जा चुकी है, जिन्हें अवाम का दर्द है, लेकिन हर फैसला IMF की ईमा पर किया जा रहा है, जो गरीब अवाम के एहसास के दावेदार तो हैं, लेकिन मुश्किल फैसलों के नाम पर तबाही मचा रहे हैं, जिन्हें अवाम का दर्द तो है, लेकिन सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं। हुकूमत को अवाम का दर्द तो है, लेकिन टैक्सेस लगाना मजबूरी है। हुकूमत ने टैक्स की मद में 42,000 अरब रुपए इकट्ठे करने का तखमीना भी लगा लिया है, मगर डूबती हुई मईशत को सहारे की उम्मीद मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि IMF अभी तक इमदाद देने के लिए रजामंद नहीं है, बल्कि चीन, कतर, UAE और सऊदी अरब की तरफ से कोई इमदाद का मुस्बत इशारा नहीं मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। बिजली की कीमत में भी इजाफा किया जा चुका है, जबकि आटा, चीनी, घी, दाल और सब्जी समेत सभी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और मुत्तहिदा हुकूमत की उम्मीद भरी निगाहों से तकने पर मजबूर हैं। क्या इन्हें कहीं से रिलीफ मिलेगा? मगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये कहते दिखाई देते हैं, रूखी सूखी खाकर गुजारा करना होगा, क्योंकि मुल्की मईशत बचाने और मुल्क को श्रीलंका बनने से रोकने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। हुकूमत मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार भी तहरीक इंसाफ के हुकूमत के दौर में होने वाली IMF मुआहदे को करार दे रही है। मुत्तहिदा हुकूमत टैक्स पर टैक्स लगाने और मुश्किल फैसले करने में मसरूफ़ है, जबकि तहरीक इंसाफ अदम एतमाद के पीछे छुपी साजिश के जिम्मेदारों पर इल्ज़ाम लगाने और न्यूट्रल्स को किरदार अदा करने के साथ साथ जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा लिए बैठी है। जहां तक अवाम हैं तो उनका कहीं नामो निशान ही नहीं है। ना तो हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नज़र आती है, और ना ही तहरीक इंसाफ अवाम के लिए धरना या लॉन्ग मार्च करने को तैयार है। मफादात की सियासत में, महंगाई की चक्की में पिसते अवाम का क्या बनेगा? कौन बनेगा अवाम की आवाज़? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब, आपने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया, फिर धरना दिए बगैर आप वापस चले गए। अब जो नई तारीख आई, वो खान साहब ने कहा कि 10 जुलाई तक मैं जो लाहे अमल है वो सामने रखूँगा। एक बयानिया आपने बिल्ड किया था और उसका एक मोमेंटम भी कायम हो गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तरह की अब पुरस्रार खामोशी है। वैसा कोई एहतजाज भी हमें नज़र नहीं आ रहा। इस खामोशी का मकसद क्या है? क्या किसी से कोई बातचीत हो रही है? कैसे खामोशी है?
अभी तो पिछले हफ्ते हमने महंगाई के ऊपर इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, और अब हम फिर जो है प्रोटेस्ट करने जो जा रहे हैं, फिर इलेक्शन जो है वो आ रहे हैं, फिर हमने सेमिनार किया है। तो खामोशी से अगर आपकी मुराद ये है कि लाखों लोग बाहर निकले और एक दूसरे के गले काटें, हम लाख जलाएं और लोगों को उठा के जो पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उससे बाहर निकाल के गोलियां मार दें, ये फिर एक अलग बात है। लेकिन इसके अलावा कोई खामोशी नहीं। तो फवाद चौधरी साहब, अब क्या, अब आपका लाया अमल है क्या? मतलब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? क्योंकि अर्ली इलेक्शन का आप मुतालबा कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत इस बात को मान ही नहीं रही। दूसरी बात यह है कि आप पार्लियामेंट में नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन पे आपको एतमाद नहीं है। पार्लियामेंट में जब आप नहीं हैं तो अपना मुतमिद इलेक्शन कमीशन आप कैसे बना सकते हैं? और ऐसे में अगर इलेक्शन होते हैं तो वो आपके लिए काबिल कबूल कैसे होंगे उनके नताइज? नहीं, मौजूदा हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जाहिर है इस इलेक्शन कमीशन के नीचे तो नहीं हो सकते। और इसीलिए जो हम मुतालबा कर रहे हैं वो ये है कि हुकूमत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे और उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन मिलकर अगला फ्रेमवर्क जो है वो तय करे। और उस फ्रेमवर्क में जाहिर है यही बातें हैं कि नया इलेक्शन कमीशन की तश्कील होनी चाहिए, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो आने चाहिए, और इससे जो मुतल्लिका दीगर अमूर हैं वो होने चाहिए। और जहाँ तक हुकूमत की ना कराने का ताल्लुक है, हुकूमत क्यों नहीं कराती, हम देखेंगे। हुकूमत का इस वक्त जो हाल है आप देख ही रहे हैं, जो आज स्टॉक मार्केट में हुआ, जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत चल रही है, तो इस हुकूमत से मुल्क तो चल नहीं रहा। देखते थे कितनी देर और बोझ उठा। सही है। अच्छा, राजा रियाज साहब गुज़श्ता रोज़ हमारे एक प्रोग्राम में थे और उन्होंने ये कहा कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए इस पे काम हो रहा है और जल्द जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाएगा। अगर जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आने पर नजरसानी कर सकती है? हम पार्लियामेंट में वापस आने के लिए सिर्फ इस सूरत में तैयार हैं अगर ये हुकूमत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, और अगर ये असम्बलियाँ तोड़ने की डेट दे देते हैं तो हम पार्लियामेंट में वापस आके तो जो अगले रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं, उनके ऊपर जो है वो काम करेंगे। अगर साजिश के मामले पे सिर्फ जुडिशल कमीशन बना दिया जाता है और हुकूमत डेट नहीं देती असम्बली तहलील करने की, तो आप पार्लियामेंट में वापस नहीं आएंगे? सिर्फ जुडिशल कमीशन की तश्कील पे आप रजामंद नहीं होंगे? नहीं, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है असम्बलियों में आने से। असम्बलियों में तो आने का फायदा ये है ना कि आप इस्लाहात की तरफ बढ़े, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े, और वो तब मुमकिन है जब हुकूमत अगले इंतखाबात का एक फ्रेमवर्क जो है वो। अच्छा, राजा रियाज साहब का ये भी कहना था कि जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसके बाद 30 के करीब ऐसे लोग हैं PTI के जो इस वक्त आपके कैंप में हैं, और वो आप पार्लियामेंट में वापस आएँ या ना आएँ वो वापस आ सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी ये भी है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को देख के हम अपनी अगली हिकमत अमली बनाएं? पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात की क्या अहमियत है? पाकिस्तान में जो लोग हैं वो जनरल इलेक्शन चाहते हैं, और जनरल इलेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात से कोई क्राइसिस हल तो नहीं होगा, बहरान तो जारी रहेगा। तो ये एक खाम ख्याली है कि ज़िमनी इंतखाबात किसी मसले का हल हो। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये ज़िमनी इंतखाबात के नताइज किस हद तक माने रखते हैं? क्या आपके जो 20 लोग हैं, आप तो चाहेंगे कि 20 के 20 वापस आ जाएं, लेकिन अगर ये तनासुब नहीं आता तो फिर आप नहीं समझते कि आपकी जो पॉपुलैरिटी का आप दावा कर रहे हैं उसमें कोई कमी आएगी? देखते हैं ना किन हालात में इलेक्शन होते हैं, किस तरह होते हैं। अगर सारे उम्मीदवारों के ऊपर जिस तरह से पर्चे दिए जा रहे हैं, लोगों को थानों में बुलाया जा रहा है, एक धांधली की, एक प्री पोल रिगिंग का इतना बड़ा इस वक्त एक पूरा प्लान हो रहा है, उस वक्त सिचुएशन और होगी। और अगर फ्री एंड फेयर हुए तो फिर जाहिर है कि वो एक आपका मैयर होगा कामयाबी का। कराची में NA 240 के इंतखाबात का आपने बाइकआउट किया, अब NA 245 का जो ज़िमनी इलेक्शन होगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अंदाज में शिरकत करेगी। अगर आपका कैंडिडेट वहाँ से कामयाब हो जाता है, असम्बली में आप बैठ नहीं रहे, क्या आप उससे इस्तीफ़ा ले लेंगे? और फिर इस प्रैक्टिस का फिर हासिल क्या होगा? नहीं, ये एहतजाज के मुख्तलिफ अंदाज हैं, और एक अंदाज यही है एहतजाज का कि आप असम्बली से बाहर हैं, और इलेक्शन जब आप लड़ेंगे, इलेक्शन लड़के कामयाब होके आप इस्तीफा देते हैं, ये भी एक एहतजाज का तरीका है, बड़ा इफेक्टिव तरीका है। जी, अवामी नुक्ता नज़र से इस वक्त फवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साजिश वाले मामले को ज़्यादा संगीन समझती है, या महंगाई का अफरीत जिसमें लोग पिस रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा, गंभीर
मसला है? पाकिस्तान में जो महंगाई और मईशत की तबाही हुई है, ये हुई उस साजिश के नतीजे में है जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया था। मामला ये है कि जैसे श्रीलंका में पहले मुआशी क्राइसिस आया और उसके नतीजे में एक सियासी बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान में तो कोई मुआशी बहरान नहीं था, डॉलर स्टेबल था, यहाँ रेमिटेंसेज आ रही थी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल सही तरह आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो ही इन्होंने ये हुकूमत को हिलाया, उससे एक बड़ा जो है वो पॉलिटिकल बहरान पैदा हुआ और उसके नतीजे में हमारे मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो। ये जो पॉलिटिकल बहरान है इस वक्त या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है फवाद चौधरी साहब, इसकी एक बड़ी वजह एक बड़ी जमात का यानी पीटीआई का, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, उसका पार्लियामेंट से बाहर होना भी है। अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की इकॉनमी को पहुंच रहा है। इस वक्त आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए आपको अपने सियासी जो मामलात हैं अगर कुर्बानी देनी पड़े तो आप देंगे और पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए? कैसे पाकिस्तान के इक़्तिदार आला को कुर्बान कर दें हम? जो आप कह रहे हैं, जो आपके कहने का मतलब तो फिर सीधा सीधा ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी सियासी मुक़्तदर आला होने का हक किसी बैरून मुल्क ताकत को दे दें और उसके बाद वो आराम से बैठ जाएं और कुछ ना करें। देखिए ये तो फवाद साहब ये तो आपका पॉलिटिकल एक नैरेटिव है ना, ये तो अभी तय होना बाकी है कि आया साजिश हुई या नहीं हुई, आया साजिश हुई या नहीं हुई। देखिए ये आप कह रहे हैं जी ये आप कह रहे हैं कि साजिश हुई है, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी इस बात को नहीं मान रही है। ISPR ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इस पे साजिश नहीं हुई। लेकिन सवाल ये देखिए एक तजाद है, आप कौमी असम्बली से बाहर आ चुके हैं, पंजाब असम्बली में आप बैठे हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे पंजाब के लोगों का जो इक़्तिदार आला है वो किसी और ने नहीं छीन लिया? नहीं, वो नहीं हुआ ना। जो साजिश हुई है, बैनुल अक़वामी साजिश जो हुई है या जो साइफर आया है, वो तो कौमी असम्बली में इमरान खान को हटाने के लिए आया। सूबाई असम्बलियाँ तो वज़ीर आज़म नहीं मुंतखब करती। तो जो पाकिस्तान के अवाम की तमाम जद्दोजहद, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की मईशत, ये फ्लो करती है पाकिस्तान के अवाम के मुक़्तदर आला होने से। अगर सॉवरेनिटी हमारे पास नहीं है, अगर हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, तो फिर तो चाहे हम जिंदा भी रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर इसका मतलब है कि हमजा शहबाज जो हैं उनके पास जो इस वक्त इक़्तिदार आला है वो ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब की निस्बत वो ठीक है, वो ठीक तरीके से आए हैं, और जो मसला है वो विफाक में हुआ है। जो साजिश हुई गैर मुल्की वो वफाक में हुई है। जो हमजा शहबाज की इंतखाब है वो तो इलेक्शन कमीशन का और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला साजी है उसकी वजह से है। वो तो उनकी कोई इखलाकी हैसियत तो नहीं है, ना ही कानूनी हैसियत है। लेकिन जो साजिश का मंबा था वो कौमी असम्बली था, वो पंजाब असम्बली या बाहर और सूबाई असम्बलियाँ या सेनेट नहीं था। अच्छा, अगर ये हुकूमत अर्ली इलेक्शन पे रजामंद नहीं होती, आप एहतजाज भी कर लेते हैं, आप इस्लामाबाद भी आ जाते हैं, आपको वेन्यू भी दे दिया जाता है और उसका कोई असर नहीं होता, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जिस तरह ये भी नहीं बता रहे कि बैकडोर भी आपकी शायद कोई बातचीत नहीं चल रही है, आपका ये कारकुन जानना चाहता है कि व्हाट नेक्स्ट? नहीं, हम अपनी आज़ादी की तहरीक जारी रखेंगे। हकीकी आज़ादी जो है वो सिर्फ इंतखाबात के जरिए आ सकती है और हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे। फवाद साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि आपकी जमात को लेकर, आपके लीडर को लेकर ये इल्ज़ाम भी लगता है कि आप जो इस वक्त बयानियाँ ले रहे हैं वो अवाम में एक तरह से सियासी तौर पर शिद्दत पसंदी को उभार रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं? शिद्दत पसंदी से क्या मुराद है? क्या बयानिया क्या कह रहे हैं? आपका बयानिया जो है वो अवाम को इश्तियाल दे रहा है, आप इदारों के खिलाफ एक बाज़ाब्ता कैंपेन चला रहे हैं। आप पे ये भी इल्ज़ाम लगता है कि आप लोगों को, उसकी एक मिसाल दी जाती है, एक वाक़या आया कि दो कारकुन आपस में लड़ पड़े, कि आपकी जमात का एक जेयू आएगा और एक ने दूसरे को मार दिया। ये हतार का वाक़या है, हरीपुर का। सो इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं और उसकी एक बड़ी रीज़न जो है वो आपकी क़यादत को कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अगर ये कहना कि पाकिस्तान के अवाम अपने फैसले खुद करेंगे, अगर ये शिद्दत पसंदी है तो फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या है? अगर ये कहना कि हमारे यहाँ हुकूमतें बाहर से बैठ के नहीं तब्दील की जाएंगी और पाकिस्तान अपने फॉरेन पॉलिसी के फैसले आज़ादाना तौर पर खुद करने का मजाज है, अगर ये शिद्दत पसंदी है तो फिर गुलामी किसे कहेंगे? सो ये तो एक सोच की बात है।
ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रासत मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। एक और अहम मौजू है जिस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया है कि जो बड़ी सनतें हैं उन पर 10% टैक्स मज़ीद लगाया जाएगा और इस टैक्स को सुपर टैक्स का नाम दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स अमूर अशफाक तोला साहब। बहुत शुक्रिया तोला साहब आपके वक्त का। तोला साहब, पहले तो हमारे देखने वालों को ये बता दीजिए कि ये सुपर टैक्स होता क्या है और ये बाकी टैक्सेस से कितना मुख्तलिफ होता है और इसका बुनियादी मकसद क्या रेवेन्यू का जो हदफ है उसका गैप कम करना होता है या कोई और भी अहदाफ हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, एक्चुअली सुपर टैक्स का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पर्पस टैक्स हम ले रहे हैं और इसको इस मरतबा पावर्टी एलिविएशन के नाम से दिया। आपको पता होगा कि जो हमारे बजट डेफिसिट आ रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है, जो कसाद बाजारी दस्तक दे रही है दुनिया की मईशत को, तो इसके लिए हमें IMF ने जब हम गए तो IMF ने हमें ये कहा है कि 9,440 अरब 7,440 अरब आप इकट्ठे करें, 7,004 अरब नहीं चलेगा। तो 436 अरब का उन्होंने एडिशनल टारगेट आपको दिया और उन्होंने ये कहा है कि 200 अरब की आप एक कंटिंजेंसी क्रिएट करें ताकि आपके अगर बजट में कहीं कोई चीज़ रह जाती है या अगर माशी बहरान कहीं से आते हैं तो उसको निमटने के लिए जो आप अंडर प्रिविलेज तबका है, जो लो इनकम तबका है, उसको आप चीज़ें दे सकें। तो जब हमने ये देखा और ये इन्होंने देखा है हुकूमत ने, तो उनको ये लगा कि ठीक है आपको ज़राए निकालने पड़ेंगे और जो सबसे अच्छा जरिया इनको नज़र आया वो ये सुपर टैक्स या पावर्टी एलिविएशन टैक्स आया और इससे आपको काफ़ी हद तक खरीद मिलेगा। देखिए, ये वन टाइम टैक्स है, इसको बहुत कंफ्यूज किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये इनडायरेक्ट टैक्स है और महंगाई में इजाफा करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी इससे चीज़ों में काफ़ी असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उस प्रॉफिट पे है। देखिए, मैं आपको बता दूं, टैक्स ईयर 2022 यानी जो गुजर गया 30 जून 2022 को ख़त्म होगा, उसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2022। आपने देखा होगा ये 12-13 सेक्टर अभी जब नहीं, ये तोला साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि ये जो रवा फिस्कल ईयर है जो 5-6 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, ये उस पे जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है ये उस पे वसूल किया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं उसी की तरफ आ रहा था। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखें बहुत सारे सेक्टर्स पे उन्होंने किया है। जब अमेंडेड फाइनेंस बिल आएगा हमारे पास तो उसमें मैं वाज़ेह तौर पर आपको बता सकूँगा, मगर आप देखें मैं मिसाल देता हूँ, जैसे बैंकिंग कंपनी का टैक्स ईयर 22 होगा और इनका साल ख़त्म हुआ है 31 दिसंबर 2021 में, ठीक है जी। तो उनके ऊपर ये जो टैक्स इन्होंने लगाया है ये पिछले प्रॉफिट जो हो चुके हैं जिसके अकाउंट बना के टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे उस पर लगेगा। इस तरीके से जो नॉर्मल कंपनीज है या इंडिविजुअल है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिनका ये माली साल टैक्स ईयर 2022 यानी 30 जून 2022 को उनको ख़त्म होगा, ये उस पर लगाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आगे वाले साल पे अभी नहीं लगाया गया, आगे वाले साल यानी इसका अशफाक साहब, इसका अगर मतलब लिया जाए, इसका अगर मतलब लिया जाए तो ये एक तरह से इंडिविजुअल टैक्स है और डेडिकेटेड टैक्स है जो साहिब सरवत लोगों पे लग रहा है, या ये किसी सेठ पे लगेगा या ये किसी कंपनी पे लगेगा। इसका असर अवाम पे नहीं पड़ेगा क्योंकि अवाम ऑलरेडी ये दे चुके हैं और उससे कंपनी प्रॉफिट ले चुकी है। नहीं, आप मेरा ख्याल समझ नहीं पा रहे इसको। कंपनी प्रॉफिट, हाँ, आप ये समझेंगे चले अगर मैंने चीज़ बेची है आपको तो आपने वो चीज़ बेची हुई चीज़ भी रख ली है अपने पास और उसी प्राइस पे आपने जब बेच दी है तो वो प्रॉफिट में मेरे आ गया है, चले, ठीक है, और उससे जो आप मुझे टैक्स देना है उसमें से आप मुझे हिस्सा दें, यही मैं कह रहा हूँ। मगर इस चीज़ को आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि लोगों की ये कंफ्यूजन है और उसमें पहले ये था जब फाइनेंस बिल आया था 10 जून को तो उन्होंने ये कहा था कि हम 2% देंगे अगर आपकी आमदनी 30 करोड़ से ऊपर होगी। मगर अब उसमें उन्होंने चेंजेस ये की है कि अगर आपकी आमदन 15 करोड़ रुपए है तो आप 1% देंगे, अगर आपकी आमदन 20 करोड़ से 25 करोड़ तक है
तो आप 2% देंगे, 25 से 30 करोड़ है तो 3% देंगे, और 30 करोड़ से ऊपर है तो 4% देंगे, और ये वन टाइम है। अच्छा, उसमें इन्होंने 4% जनरली रखा है, उसमें से 10-12 सेक्टर जो ये डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें बैंकिंग है, शुगर है, टेक्सटाइल है, इन सब कंपनीज को उन्होंने कहा है कि जिन्होंने विंडफॉल गेन्स कमाए इंसान, उनको कहा है कि ये आप उस पर 10% देंगे, यानी कि 6% और एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये पूरा इसका खद्दो खाल है, और इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है। मेरा ख्याल है ये कोई इतनी बड़ी नहीं था, मेरा ख्याल है इशू ठीक है, टैक्स जब जाता है तो लोगों के काबिलियत, बट ये तो साहिब सरवत लोगों से है, और उन प्रॉफिट्स में जो ये माजी में कमा चुके हैं। अगर इनको प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर किसी ने 15 करोड़ नहीं कमाए तो उसको नहीं देना, किसी ने 20 करोड़ नहीं कमाया उसको भी नहीं देना। ये जो आपने बड़ा अच्छा इसको पॉइंट आउट कर दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। बाज़ लोग ये समझ रहे थे कि शायद जो कंज्यूमर है ये बोझ उस पर पड़ेगा डायरेक्टली। खैर, एक और जो मामला है जो अभी हम बात कर रहे थे, हमने देखा स्टॉक मार्केट आज भी शुरू में जब आगाज़ हुआ तो हमवार थी, फिर उसमें थोड़ी तनज़्ज़ुली हुई, फिर वो थोड़ा हमवार होना शुरू हो गई। चाइनीज़ की जानिब से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की मंजूरी के बाद IMF का हमें अभी भी इंतज़ार है, डॉलर कुछ नीचे भी आया है। ये अनसर्टेनिटी अब कुछ कम हो जाएगी, कुछ यकीनी सूरत हाल निकल आएगी हमारी मईशत में? देखिए, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अब गैर यकीनी की सूरत हाल को हम पीछे छोड़ दें। इसमें इशूज देखें हमेशा ये आते हैं कि आप जिस तरीके से इसको हैंडल करना चाह रहे होते हैं ना, वो ज़रा देखना पड़ता है हमें। और जो मुझे नज़र आ रहा है कि अब कुछ चीज़ें हमें क्लियर होती नज़र आ रही हैं। IMF से भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, और आप जब ये रिवाइज कर रहे हैं और जब चीज़ें आप टारगेट्स उनको बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनको भी एक आप पे कॉन्फिडेंस आया है। दूसरा, चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस है कि जी हम हमें अच्छी एक अपना वो करेंगे। उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट, कोरियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। मेरा ख्याल है एक LNG टर्मिनल के लिए मैंने जो सुना है हमारी तनाशर से या मीडिया से कि $3 बिलियन तक एक कतरी कंपनी आके वो LNG टर्मिनल यहाँ लगाना चाह रही है, और $3 बिलियन तक की आपको लोन देके सस्ते स्लोप पे, यानी कि ब्रांड के स्लोप पे जो हम देते हैं, सस्ती LNG देने के लिए आपको तैयार है। तो ये पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, और मेरा ख्याल है देखें वो कहते हैं ना, लोएस्ट ऑफ द एप इज टर्न ऑफ द टाइड। तो एक ऐप पे आप लोएस्ट ऐप पे आप आगे, तो मेरा ख्याल है टर्न ऑफ द टाइड इज मेरा ख्याल है बड़ी वेरी मच विजिबल। जी अच्छा, अशफाक तौला साहब, अभी जो ईरान के साथ मुआहिदा तकरीबन हो चुका है बिजली का, हमारा जो पावर क्राइसिस है वो तो बिजली पैदा करके हम उससे निमट सकते हैं, लेकिन महंगी बिजली हम ईरान से और कितना फ़ायदा उठा सकते हैं उन पे जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ हैं उसके बावजूद। और बिलखुसूस अभी आपने LNG की बात की, तो गैस के मामले में, फिर तेल के मामले में आप समझते हैं कि हम पे दबाव नहीं आएगा अगर हम ईरान के साथ हाथ बढ़ाते हैं और अपने इन क्राइसिस को उसकी मदद से मीट करें? देखना पड़ेगा। देखें, वो गवादर के लिए जो आप बिजली देते हैं उसमें कोई बड़ी नहीं होती। देखें, गवादर से हम ईरान से बिजली क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम अपनी बिजली भेजें। तो ऑब्वियसली ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कि वहाँ से जो बिजली आएगी आगे भी ट्रांसपोर्ट करें। तो मैं नहीं समझता कि आप वही जो ईरान से बिजली, हाँ ईरान का जो था पाकिस्तान ईरान जो गैस पाइपलाइन थी उस पर आप कर सकते। ठीक है अशफाक तौला साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले जो बजट ड्राफ्ट सामने आया था उसमें जो टैक्स का हदफ था आइंदा माली साल के लिए वो 7,004 अरब रुपए था, लेकिन फिर उसके बाद अब 7,440 अरब रुपए कर दिया गया है, और कहना ये है कि ये IMF ने डिमांड किया है। आबिद सुलैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मायनाज मईशतदान हैं, माहिर मईशत हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद साहब, ये जो मज़ीद तकरीबन 436 अरब रुपए का बोझ डाला गया है, और फिर हुकूमत ये भी कहती है कि हमने आम लोगों पे जो टैक्स है वो कम कर दिया है और बोझ जो है वो कम पड़ेगा आम लोगों पे, लेकिन ये हदफ कैसे वसूल होगा? क्या सनदकार इस पोजीशन में हैं जहां 13.75% शरह सूद है, फिर उसके बाद इतने भारी टैक्सेस भी लग जाएं और उसके बाद वो लोगों को रोज़गार भी फराहम कर सकें? शुक्रिया फैसल। वो एक कहावत है कि
स्टिच इन टाइम सेव 9। अगर आप एक वक्त वो जो बैंक का एक जो टांका होता है बाद में 9 टांकों से आपको बचाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ जो कि इस वक्त लास्ट मोमेंट में पड़ रहा है कि 30 जून से पहले पहले बजट जो है फाइनल भी हो जाए और उसको IMF की अप्रूवल भी हो जाए, ये मरहले इस पर थोड़ा सा अगर वक्त पे सोच दिया जाता तो शायद ये स्टेज ना पहुंचती। अगर जब वज़ीर आज़म साहब ने अदम एतमाद का वोट जीता था और उसके फौरन बाद वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया तो उस वक्त IMF को ऑन बोर्ड कर लेते तो जो बजट जो अब है ये IMF की एक प्रायर कंडीशन ना बनती। तो उसी वक्त को सारा पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए जाते तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं और रुपया जो है वो भी उसकी कदर जो है वो भी 200 रुपये से नीचे होती। वो मौका ज़ाया होने के बाद जो दूसरा मौका ज़ाया हुआ है वो 10 जून का था। अगर वो बजट जो है उसमें उस वक्त देख लिया जाता कि आमदनी के एस्टीमेट दिए गए हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, जिसमें से कहा गया कि फाजिल मनी आएगी प्रोविंशियल सरप्लस को 800 अरब रुपए का और गैस सेस जो है वो 200 अरब रुपए की और 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लैबी। तो वहाँ पे सोच समझ के काम कर लिया जाता तो शायद तब भी सूरत हाल से बचा जा सकता था। अब शुरू में तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ठीक है जी अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप ज़्यादा टैक्स भी दें, लेकिन असल चीज़ ये है कि इतना ये नी जर्क रिएक्शन और इतना नी जर्क अंदाज में ये किया गया है कि अब जो सेक्टर जिन पे 10% टैक्स जो है वो लगाया जाएगा सुपर चार्ज, उनमें से अक्सर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 30 जून को अपने डिविडेंड डिक्लेयर करने थे अपने शेयर होल्डर्स को। अब जाहिर है कि उन पे नए टैक्सेस लग गए, वो 30 जून को अपने शेयर होल्डर्स को कोई प्रॉफिट नहीं देंगे जी। और इनमें आपके वो सेक्टर भी शामिल हैं जिन्होंने के एक्सपोर्ट करना है। तो अब वो जो एक्सपोर्ट वाले सेक्टर हैं जिनके लिए इनपुट जो है वो भी महंगा हो चुका होगा, जिनके रुपया जो है वो गिर गया और अगर वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी महंगा हो गया एकदम से। अगर उनको 10% का सुपर सरचार्ज लगा दिया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। जब रुपये डिवैल्यू हुआ और बहुत रैपिडली डिवैल्यू हुआ पिछले 2-3 महीनों में हमने ये देखा, उसके बाद जो इंपोर्ट हम कर रहे थे, खा वो रॉ मटेरियल कर रहे हैं या फिनिश आइटम्स कर रहे हैं या मशीनरी कर रहे हैं, उसकी कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ी। फिर जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं वो बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक लेवल पे कॉस्ट एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हुई। अब अगर स्टेबिलिटी कोई आ जाती है, रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है, डॉलर डिवैल्यू हो जाता है पाकिस्तान में, तो आप समझते हैं ये जो एस्केलेशन हो चुकी है इसमें भी कमी आएगी? क्योंकि ये रिवायत नहीं है कि एक बार जब कीमत बढ़ जाए तो वो कम हो। मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो चाइना के जो हैं वो हिट कर गए हैं आज 2.3 बिलियन डॉलर, उससे थोड़ा सा जो रुपया है उसकी कदर थोड़ी बेहतर हो जाएगी। आज हमने देखा कल वो रुपया मजबूत हुआ था, आज वो फिर गिर गया। और लेकिन IMF के आ जाते हैं जो लोन तो उससे मजीद थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अब रुपया 200 रुपये से नीचे 200 पर डॉलर उससे नीचे नहीं जाएगा किसी सूरत में। तो ये आपका तकरीबन 200-215 इसी रेंज में अब ये चलता रहेगा कुछ अर्से के लिए। और ये अगर मिफ्ता इस्माइल साहब की जगह मैं खुद को बिठा के सोचूं तो जाहिर है कि अब आखिरी 3 दिन थे, उसमें IMF का एतमाद भी जीतना है, उसमें बजट भी अप्रूव करवाना है अगले माली साल से पहले। तो जो एक ईजीएस्ट पॉसिबल वे था वो यही था कि एक सुपर सरचार्ज लगा दिया जाए, ज्वेलर्स के ऊपर एक फ्लैट टैक्स लगा दिया गया, इसी तरीके से प्रॉपर्टी डीलर कार डीलर पे आ गया। तो इसी तरह का कुछ मैयर जो है जिससे कि 438 अरब रुपए जो है पूरे होंगे। अच्छा, फिर ये आबिद सलाही साहब आप जो बात कर रहे हैं 30 जून तक अगर IMF के साथ हमारा जो मुआहिदा है वो एग्रीमेंट नहीं होता और एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसकी मंजूरी नहीं देता, तो फिर हम ये भी उम्मीद रखें कि अगले 1.5-2 महीने में एक मिनी बजट भी आने वाला है? मेरा ख्याल है कि मोर और लेस चीज़ें जो हैं ये अब तय हो गई हैं। जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों उनमें ऑलरेडी इजाफा हो गया है। इसी तरीके से जो गैस और बिजली की कीमतें हैं उसमें इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है कि वो 8 रुपये पर यूनिट जो है वो बिजली का जो है बेस टैरिफ वो बढ़ाया जाएगा मरहलावार। गैस की कीमतों में तकरीबन 45% इजाफा होगा मरहलावार, तो उस पर हो गया। ये नए टैक्सेस जो हैं इसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया, आज ऐलान कर दिया हुकूमत ने कि ये लगाए जाएंगे। तो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसका हुकूमत को थोड़ा सा ब्रीदिंग कुशन मिल गया, चूँकि
$120 से इस वक्त जो क्रूड की प्राइस है वो 110-11 पे आ गई है। तो वो जो $10 का कुशन मिला है वो काफ़ी है कि हुकूमत 2-3 माह के लिए PDL लगाए और कीमतें ना बढ़ाए जो इस वक्त एग्जिस्टिंग की प्राइसेस हैं। तो मुझे लगता है कि यही वो चीज़ें थी जो कि मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। यानी आप मुख्तसरन ये कह रहे हैं कि ये IMF जो है 1-2 दिन में ये फाइनलाइज हो जाएंगी, दस्तखत हो जाएंगे, मंजूरी हो जाएगी इस सारे पैकेज हाँ, जो आपका बोर्ड की अप्रूवल है वो तो जब बोर्ड की मीटिंग होगी तभी होगी जी, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो 1-2 दिन में हो जाएगा। आबिद सुलैही साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आप ये अपना तज्जिया भी पेश कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे जो मुज़ाकरात चल रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, उस पर हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हुकूमत वक्त दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर चुकी है। इस बार इन मुज़ाकरात की सालसी अफ़गान तालिबान कर रहे हैं, मगर कलअदम तहरीक की तरफ से मुज़ाकरात के लिए जो मुतालबात रखे गए हैं इनमें से चंद एक नाकाबिल कबूल लगते हैं, जिन्हें लेकर मामला डेडलॉक का शिकार है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि TTP से बातचीत का अमल जारी है, जिसमें हुकूमती क़यादत में सिविल और फ़ौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी आईने पाकिस्तान के दायरे में रहते हुए बातचीत कर रही है, जबकि मुज़ाकरात से मुतालिक हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से ही होगा। कौमी सलामती की इस ब्रीफिंग के बाद सेनेट में एक नया तनाज़ा उस वक्त खड़ा हो गया जब जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि मैं कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे गुज़श्ता रोज़ के इजलास में नहीं बुलाया गया, चंद मखसूस लोगों को बुलाया गया था। सेनेटर मुश्ताक ने यह भी कहा कि TTP से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना दिया गया है, जब मुआहिदा हो जाएगा तो अंगूठा लगाने के लिए पार्लियामेंट में लाया जाएगा, लिहाजा हम इसे मुस्तरद करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी तो है। तहरीक तालिबान से रियासत पाकिस्तान के मुज़ाकरात पहले भी कम अज़ कम 10 बार हो चुके हैं, लेकिन किसी न किसी जगह दहशत गर्दी का कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिस वजह से ये सुलह फिर से जंग में बदल जाती है। लेकिन इस बार पाकिस्तानी तालिबान के साथ मुज़ाकरात में कुछ हिकमत अमली को तब्दील किया गया, जैसे इस बार अफ़गान तालिबान मुज़ाकरात में सालिस हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन मुज़ाकरात और अपनी सालसी की तस्दीक करते हुए तंबीह की है कि मुज़ाकरात नाकाम भी हुए तो किसी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। उनके इस बयान के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास ऑप्शंस कम रह जाते हैं। TTP से मुज़ाकरात पाकिस्तान में एक मुतनाज़ मामला रहा है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल में लगभग 150 मासूमों का दर्द पाकिस्तानी कौम भुला नहीं सकी और वो इसके ज़िम्मेदारों के साथ किसी तरह से सुलह नहीं चाहते थे, और ये मामला पाकिस्तान की बड़ी अदालतों में भी जा चुका है। लेकिन बहरहाल मौजूदा हुकूमत के आते ही चुपके से ये मुज़ाकरात शुरू हुए। अब एक तरफ जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी TTP से मुज़ाकरात पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने इन मुज़ाकरात को लेकर एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है, जो बाकी जमातों के साथ इस मामले पर राब्ता करेगी, जिसमें शहरी रहमान, फ़रतुल्लाह बाबर और कमर ज़मान कायरा शामिल हैं। कलअदम तहरीक तालिबान के साथ हुकूमत पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात किस करवट बैठते हैं और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अयाज वज़ीर साहब ने, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के और अफ़गानिस्तान के उमूर के। बहुत शुक्रिया अयाज साहब आपके वक्त का। अयाज साहब, कौमी सलामती कमेटी में जो ब्रीफिंग दी गई उसमें जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं मुश्ताक खान, उन्होंने इस बात पर एतराज़ किया कि मैं कमेटी का रुकन हूँ और मुझे नहीं बुलाया गया। ये पिक एंड चूज़ मेंबरान का मामला क्यों हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है अयाज साहब? देखिए, मुश्ताक साहब सेनेटर साहब जो है उनकी शिकायत सिर्फ उनकी शिकायत नहीं है या दूसरे जो मेंबरान है कि उनको बाखबर नहीं रखा गया इन मुज़ाकरात से। इन मुज़ाकरात से जो उन इलाके के सबसे ज़्यादा मुतासर लोग हैं, सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर है, वो कबायली लोग हैं, उनको भी बेखबर रखा गया। उनसे भी कोई मुशावरत नहीं की गई, ना उनकी शमूलियत इसमें शामिल है। माँ सिवाय इसके कि जब बातचीत किसी हद तक चली गई
तो फिर कुछ लोगों को बुला लिया और उसको नाम भी जिरगा का दे दिया, जो बहुत ही बदकिस्मती है। एक तो ये जिरगा को हमने इतना बदनाम कर लिया कि 2 कबायली बंदे मिल जाए कहते ये जिरगा है। ये जिरगा नहीं था, ये नामी नेज़ थे। किन के थे वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन कबायली जिरगा नहीं था। नामी नेज़ थे, चले गए, उन्होंने बात की, वापस आ गए। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ या मुश्ताक साहब की बात से कि ये मामला इतना न आसान है और न इतना छुपा होना चाहिए था, बल्कि होना तो ये चाहिए ऐसे मुज़ाकरात के लिए कि पहले हुकूमत के अंदर जो कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो मिल बैठ के बात कर लेते कि हम इस एंटिटी से बात करते हैं, तो हमारी रेड लाइन क्या होगी, किस दरमियान में हम इनके साथ बात कर सकते हैं। तो और फिर वो मुज़ाकरात खुफिया तरीके से कर लिए जाते। पब्लिक में ऐसे मुज़ाकरात कभी नहीं होते। पब्लिक में तब लाया जाता है जब किसी नतीजे पे, पॉजिटिव नतीजे पे पहुंच जाए। या तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और डोल बजना शुरू हो गया, जिससे मुझे ये अंदेशा है कि अल्लाह न करे ये मुज़ाकरात डीरेल ना हो जाए जी, क्योंकि उसमें इसमें खास स्टेक होल्डर हमारे आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। ये अयासब कता कलामी की मुआफ़ी ये बताइएगा, जो कौमी सलामती कमेटी को यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई है, आप समझते हैं कि हम किसी नतीजे के करीब पहुँच चुके हैं इसलिए ब्रीफ किया गया है, या अभी हम दूर हैं किसी नतीजा खेज फैसले से? मेरी तो अपनी राय है, मेरा ख्याल है मैं भी शायद गलत हूँ और दुआ भी करूँगा कि गलत रहूँ, कि शायद कुछ मुश्किलात पेश आई है, मुश्किल जगह पे पहुँच गए हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी शामिल कर ले, ताकि ये जो गुनाह हो रहा है या जो बातचीत चल रही है, अगर वो नाकाम हो जाए तो उसका असर सिर्फ एक जगह पे न गिरे, उसका मलबा वो उसमें शराकतदार दूसरे भी हों। वरना ये चीज़ पहले भी हो सकती थी, पिछली हुकूमत के दौर में भी और अब भी ये मामला इन लोगों के साथ डिस्कस किया जा सकता था और करना चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात हमने देखे जंगों की तारीखें आप पढ़ लें, कोई भी जंग उठा लें, जंग काम है फ़ौज का, दोनों फ़ौजें लड़ती है और पसे पर्दा सिविलियन डायलॉग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। तो मुज़ाकरात के लिए मेरा ख्याल है अगर सिविलियन हुकूमत छोड़ देते, और लड़ाई वाली बात जाहिर बात है वो तो सिविलियन नहीं कर सकते, उनके लिए तो दिफाई कुव्वत हमारी है। अच्छा, इसमें तो जो आप सिविलियंस की बात कर रहे हैं अयाज साहब, अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको भी कुछ रिजर्वेशन है, बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारिजा भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जमात की 3 रुकनी कमेटी बनाई है। आपको लगता क्या है, क्या पीपल्स पार्टी जो मेजॉरिटी का फ़ैसला है इदारों का और दीगर जो इस वक्त हुकूमती सियासी जमातें हैं उनके साथ जाएगी, और ये जस्ट अपना जो उनका एक लेफ्टिस्ट नैरेटिव है उसके लिए ऑप्टिक्स को फिल कर रही है, या पीपल्स पार्टी वाक़तन संजीदा है कि टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हैं या जो उन्होंने किया है उसका हिसाब किताब ज़रूर होना चाहिए? देखिए, बिलावल साहब की ये शिकायत अपनी जगह, लेकिन उनके पार्टी के बड़े अहम एक रुकन इन मुज़ाकराती टीम में शामिल थे, तो पीपल पार्टी को तो बिल्कुल तारीकी में नहीं रखा गया। उनका बंदा था, वो पार्टिसिपेट कर रहा था, फिर उसने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे दी, कोई ढकी छुपी बात भी तो नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मीटिंग इस लेवल पे जो अब हुई है नेशनल सिक्योरिटी वाली, उस लेवल पे मीटिंग शायद इस हुकूमत के दौर में नहीं हुई। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं समझता हूँ, अगर आप इस तरफ देख ले कि खुदा न खास्ता अगर टीटीपी के साथ मुज़ाकरात फेल हो गए तो फिर आपके और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात कैसे रहेंगे, और टीटीपी और अफ़गान तालिबान का ताल्लुकात कैसे रहेंगे। ये बड़ा संजीदा और पेचीदा मसला है, ये इतना आसान नहीं है। काश इतना आसान होता कि हम कह लेते कि ये इतने लोगों के कत्ल में मुलविस हैं तो हम इनको बख्शे या ना बख्शे। सिर्फ वो बात नहीं है कि इन्होंने जानों की और मालों की नुकसान पहुंचाया है, इसमें बहुत ही और चीज़ें एलिमेंट और स्टेक होल्डर या लोग शामिल हैं
बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा, बहुत फूंक के कदम उठाने पड़ेंगे। अच्छा अयाज साहब, इत्तलात ये भी हैं कि जो टीटीपी की तरफ से मुतालबात थे उसमें वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि कबायली का इलाका जात का फाटा का जो इंज़माम था KPK के साथ उसको ख़त्म किया जाए और वो जो इलाका बनता है उसमें वो टीटीपी अपनी जो सियासी उनकी जो जिद्दोजहद है वो करे। क्या ये वाकई उनकी तरफ से मुतालबा था और इस मुतालबे पर जो हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, इसने क्या कोई लचक दिखाई? देखिए, ये जो इंज़माम वाला किस्सा है ये एक तरफा वो बिल असेंबली में बुलडोज हो गया। फाटा के लोगों से किसी ने नहीं पूछा, बाकी सब लोगों से पूछा। अगर किसी से नहीं पूछा उस बिल के पास होने में तो वो फाटा के लोग थे, उनकी राय नहीं ली, बस प्रिज्यूम कर लिया कि मेजॉरिटी मर्ज करने पे खुश है। मर्ज करने पे फाटा तकसीम है, कुछ लोग कहते हैं मर्ज होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए था। तो टीटीपी वालों ने बिल्कुल ये डिमांड की है कि फाटा को जो पुरानी उसकी शक्ल थी उस शक्ल में वापस कर लो, आप अपना अमेंडमेंट वापस ले लो और हमको असला भी रखने की इजाज़त हो और इस्लामी शरीयत भी वहाँ चलाया जाए। तो इंज़माम के बारे में मैं सिर्फ इतना मज़ीद ऐड करूँगा कि उसकी डिमांड यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग अब भी कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी पहुँचे हैं, वहाँ पे पिटिशन की है कि इंज़माम गलत तरीके पे हुआ, इसको वापस किया जाए। मैं ख़ुद भी लिखते बोलते थक गया हूँ कि खुदा के लिए ये इंज़माम वाला किस्सा इसमें फाटा के लोग शामिल कर लो, इसको मुतनाज़ा न बनाओ वरना फिर ये मसला होगा। अब देखो ये मसला हो गया, काश उस वक़्त रेफरेंडम करा देते या उस वक़्त इलेक्शन भी नेशनल इलेक्शन आने वाले थे, उसमें एक खाना वोट में ये बना सकते थे कि आप इंज़माम के हक़ में है कि नहीं, तो आपको लोगों का रिएक्शन आ जाता और आपके पास एक बहुत ही मौसर आर्गूमेंट होता लोगों के लिए। अब वो लोग जो इसके मुखालिफ है वो कहते हैं मेजॉरिटी हमारे साथ है, जो मर्जर वाले हैं वो कहते हैं मेजॉरिटी हमारे साथ है। सिर्फ एक सेंटेंस मजीद कहूँगा कि जो मर्जर के हक़ में थे, खा वो सरकारी इदारे थे या हमारे कबायली भाई थे, वो ये कहते नहीं तकते थे कि जब ये मर्ज हो जाए तो ये एक माशाल्लाह जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। अब काश कोई आके हमें वो जन्नत का टुकड़ा बता दे, हमें तो वहाँ दोज़ख नज़र आ रहा है, जन्नत कोई नहीं। जी अच्छा अयाज साहब, अभी कोई 8-10 दौर हैं टीटीपी और हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के मुज़ाकरात के, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो नतीजा ये निकला कि वो सीज़ फायर 1-2 बार हो गया, हम अमन की तरफ नहीं जा सके। इसमें बुनियादी रीज़न क्या है, क्या वजूहात, कॉमनैलिटीज़ क्या हैं, मुश्तरका कदरें कौन सी हैं जिसकी वजह से ये फिर से मामला अटक जाता है? देखिए मसला अफसोस ये है कि एक तो ये मुज़ाकरात मेरे अपने ख्याल में जो वक्त था मुज़ाकरात का, आप पावरफुल पोजीशन में थे, टीटीपी तकसीम में बटी हुई थी, उस वक़्त कुछ करते तो आपका अपर हैंड होता। टीटीपी अब यूनाइटेड हो गई है, इकट्ठी हो गई है, अब वो आपके साथ बातचीत कर रही है, लेकिन उसका दूसरा जो उसी इलाके में बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, गुल बहादुर ग्रुप, उसके साथ आप शायद बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर और इसी तरह वो जो खुरासानी वाला ग्रुप है ISK वाला, उसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो अगर आपकी टीटीपी के साथ हो भी जाए तो ये बाकी दो तो रह गए बाजार में, वो तो फिर आपको वो ख़राब करेंगे। तो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये इतना आसान मसला नहीं है। अगर आपने बात करनी है तो सब उन लोगों के साथ कर लो जो इस इलाके के हैं, ये ISK वाले भी, गुल बहादुर वाले भी, टीटीपी वाले भी, इसमें मेजॉरिटी लोग हमारे हैं। बहुत शुक्रिया अयाज वज़ीर साहब, वक्त का प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हुआ है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।